मिथिलेश मिश्र जी, श्री मनोज कुमार जी और इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी प्रशिक्षु। आज हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है डिस्कशन के लिए, मैं इसको डिस्कशन नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग बिल्कुल शिक्षक बनने की दहलीज पर खड़े हैं। तो एक तरह से यह इंटर एक्टिव सेशन है, अंतर संवाद है आपके साथ, और आप लोग कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बीच में भी लोग करके कि सर यहाँ पर ये बात समझ। अभी जैसा कुछ को कहा गया कि असहयोग आंदोलन से पढ़ना है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में 3 फेज है। पहला फेज है राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 से लेकर 1885। या 1857 के पहले भी आंदोलन की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्योंकि 1857 का जो सिपाही विद्रोह करते हैं अंग्रेज, जहां कहते हैं उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो 1857 में हुआ। लेकिन उसके 51 साल पहले दक्षिण भारत में वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। वेल्लोर में भी म्यूटिनी हुआ था 1806। उसके बाद जो जनता का विद्रोह है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट विद्रोह है, बोल रिबेलियन 1831 और संथाल विद्रोह 1855। ये 2 बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विद्रोह थे जिन्होंने अंग्रेजों को हिलाया। तो इस पीरियड से लेकर 1857 को इंक्लूड करते हुए 1885 कांग्रेस की स्थापना का वर्ष, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को थोड़ा बदल दिया, और उसका पर्पस जो था आप लोग पढ़े ही है। ये अंग्रेजों का पर्पस था कि एक ऐसा राजनीतिक मंच तैयार किया जाए जिसमें पढ़े लिखे भारतीय अपने असंतोष को व्यक्त कर सके, और उसमें थोड़ी बहुत सुविधा दे करके भारतीयों को संतुष्ट किया जाए। जैसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा वाष्प निकलने देते हैं, बनावट उसकी ऐसी है कि पूरा वाष्प नहीं निकलता है। आप जब प्रेशर कुकर गैस ऑफ भी कर देते हैं तो भी प्रेशर कुकर का जो लीड है ढक्कन खोलने में आपको 10 मिनट छोड़ना पड़ता है, धीरे धीरे वाष्प निकलता है, तब आप। तो कांग्रेस के पीछे पर्पस यही था कि एक ऐसी संस्था के रूप में कांग्रेस का काम करे, सुरक्षा मैकेनिज्म के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, सेफ्टी मैकेनिज्म के रूप में। तो पहला चरण है 1885। दूसरा चरण जो है वह 1885 से 1915 तक। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर जानना चाहूंगा कि सेकेंड फेज जो है नेशनल मूवमेंट का, मैंने उसको 1815 से 1885 से 1915 क्यों कहा? कोई आप मुझे बता सकते हैं कि 1915 में क्या ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जिसको कि हम राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरे चरण की समाप्ति में? तो 1915 की जनवरी में मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नाम व्यक्ति, भारत में बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, दक्षिण भारत में कुछ काम उन्होंने किया था। तो जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि बैरिस्टर थे, बैरिस्टर का मतलब हुआ जो भारत का वकील नहीं है, जो इंग्लैंड में जाके बार एट लॉ की उपाधि लिया है लंदन सीन्स कॉलेज से, उसको कहते हैं बैरिस्टर। तो बैरिस्टर थे। बैरिस्टर बनने के बाद भारत आने के बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, तो वो एक वकील तो थे नहीं, क्योंकि वकालत उन्होंने 1906 में ही छोड़ दी। 1906 में बैरिस्टर का काम उन्होंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो वहां के सामाजिक कार्यों को करना चाहते थे। जो भारतीय बसे हुए थे वहां पर, अश्वेत लोग जो बसे हुए थे, उनके साथ रंगभेद की हुई थी। और जब ये वहां पर थे तो उसी समय ट्रांसवाल में 2 शहर साउथ अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसवाल और नेटाल, गांधी जी के जीवन से संबंधित। ऐसे वहां का सबसे महत्वपूर्ण शहर है जोहान्सबर्ग। तो ट्रांसवाल और नेटाल में गांधी जी ने काफी काम किया। तो जो अश्वेत लोगों के साथ, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, तो उनके साथ जो रंगभेद की नीति थी, भेदभाव की नीति थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई।
और 1906 में वकालत छोड़ दिया और उन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की साउथ अफ्रीका में। एक आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम और दूसरे का नाम था टॉल्स्टॉय आश्रम। टॉल्स्टॉय आप जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय के बारे में कि काउंट लियो टॉल्स्टॉय रूस के बहुत बड़े लेखक थे, दार्शनिक थे। उन्हीं की किताब है वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति। अकाउंट का मतलब होता है जमींदार, बहुत बड़े जमींदार थे और बहुत ही गरीबों के बारे में सोचने वाले थे। तो 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पूरा जमीन अपने जमीन पर काम करने वाले किसानों को दी। अब किसानों को दे दिया पूरी जमीन, पूरी जमींदारी, तो उनके परिवार वाले इतने नाराज हुए कि टॉल्स्टॉय को घर छोड़ देना पड़ा। और टॉल्स्टॉय का जो जीवन चरित्र है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं, बहुत दुखी मन से। उस टॉल्स्टॉय का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम नाम रखा और वहीं पर उन्होंने 1908 में किताब लिखी हिंद स्वराज, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही उनका राजनीतिक दर्शन है। दैट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ M.K. गांधी। M.K. गांधी went on to become Mahatma Gandhi, but the very genesis of his philosophy is contained in the book Hind Swaraj that was published in 1908 in South Africa. यही गांधी जी जो कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ काम किए थे, थोड़ी प्रसिद्धि मिली कि आदमी पब्लिक लीडर हो सकता है, जनवरी 1915 में, इसलिए मैंने कहा कि 1915 जो है स्वाधीनता आंदोलन के का दूसरा चरण की समाप्ति, क्योंकि गांधी का जो एंट्री होता है तो उनके प्रवेश के साथ ही ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष नेता 1915 से 1920 के बीच में बने। जनवरी 1915 में आए और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का कॉल उन्होंने दिया। इन 5.5 वर्षों में गांधी जी कैसे भारत के सभी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष नेता बन गए, इसका एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध इंग्लैंड के 2 लेखकों का है, रिचर्ड गॉर्डन और जूडिथ ब्राउन का। लिख लीजिए, रिचर्ड गॉर्डन और जूडिथ ब्राउन, इन 2 लेखकों ने इस पर काफी रिसर्च किया और उनके रिसर्च का मूल विषय ही है कि हाउ मोहनदास करमचंद गांधी established his leadership in the vast plethora of leaders in India. गांधी जी जब आए वैसा नहीं कि भारत का राजनीतिक आकाश खाली था। बाल गंगाधर तिलक जैसे शीर्ष नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे और उनके सामने कोई बड़ा नेता नहीं था। आप यही सोच लीजिए कि जनवरी 1915 में गांधी जी लौटे और 1916 में जब लखनऊ का कांग्रेस हो रहा है, कांग्रेस अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक तो महाराष्ट्र के थे। उत्तरी भारत में सोच लीजिए उनकी लोकप्रियता का अंदाज कि जब वो बाल गंगाधर तिलक 1916 में आए और पार्टिसिपेट करने के लिए लखनऊ के अधिवेशन में, तो कांग्रेस के नेताओं ने घोड़ा गाड़ी से घोड़ा को हटा दिया और अपने कंधे से अपने नेता लोग लग गए, खींच करके उनकी बग्घी को ले गया अधिवेशन स्थल। बाल गंगाधर तिलक कोई साधारण नेता नहीं थे। अमेरिकी पत्रकार जो है, ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरॉक, उसने उनके ऊपर किताब भी लिखी है जिसमें टाइटल है किताब का फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में जितनी भी गड़बड़ी है चल उसका पिता कौन है? बाल गंगाधर, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब वैसे नेता बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, ऐसे नेताओं के रहते हुए गांधी जी ने 1915 के जनवरी से 1920 के बीच में अपना सर्वोच्च नेतृत्व स्थापित। गांधी जी के बारे में बहुत से लोगों ने जीवनी लिखी है पूरी दुनिया में। सबसे पहली जीवनी किसने लिखी? जब आदमी प्रतिष्ठित बहुत हो जाता है तब तो जीवनी लिखना आसान है। इन गांधी जी अभी बन रहे हैं। गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की महात्मा गांधी बनने की जो यात्रा है वो अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में। उनका सबसे पहला जीवनी फ्रेंच लेखक रोमिया रोला ने लिखा। रोमिया रोला ने पहली जीवनी गांधी जी की लिखी और उसी में रोमिया रोला ने लिखा है कि when गांधी जी returned to India
He had the prestige of a leader. जब गांधी जी भारत वापस आए, फ्रेंच हो गए या इटालियन हो गए, देख लीजिएगा आप लोग, रोमियारोला जो है यूरोपियन राइटर है। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो क्या कह रहे हैं रोमियारोला, उनके प्रथम जीवनी का, कि उनके पास एक स्थापित नेता की प्रतिष्ठा। गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन भारत में शुरू नहीं किया। जैसे कोई दक्षिण भारत का हीरो दक्षिण में नाम कमाने के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो बहुत उत्सुकता रखते हैं कि रजनीकांत का पहला सिनेमा जरा देखा जाए। तो गांधी जी एक स्थापित राजनेता के रूप में पहचान दक्षिण अफ्रीका में बना चुके थे। और आप इसी से अंदाज कीजिए कि जब वो आए तो बंबई में जब उनका पानी का जहाज लगा तो उनको रिसीव करने के लिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी लोग वहां मौजूद थे। तेज नारायण सरकार, तेजब जी, ये सब लोग उनको रिसीव करने के लिए। तो गांधी जी स्टार्टेड इन इंडियन पॉलिटिक्स एज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर। अब है कि यहां पर उनको अपनी जगह बनानी है। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये सेकंड फेज है जो यहाँ पर आने वाला है। 1915 से 1920 का जो काल है राष्ट्रीय आंदोलन का, वो बहुत फ्लूइड, उसमें कोई टॉप लीडरशिप नहीं। टॉप लीडरशिप जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, अभी भी 1919-20 तक बाल गंगाधर तिलक ही है। लेकिन ये पीरियड जो है जिसमें कि मोहनदास करमचंद गांधी बहुत लीडर के रूप में उभरे। गोपाल कृष्ण गोखले को तो अपना राजनीतिक गुरु मानते क्योंकि सत्य और अहिंसा का रास्ता था उनका। और बाल गंगाधर तिलक का रास्ता बिल्कुल वायलेंस का था। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की टाइटल क्यों? और बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हैं कि 6 साल की सजा हुई थी, मांडले जेल में रहे 1908 से लेकर 1914 तक। 6 साल तक मांडले जेल में रहे थे, कठोर कारावास में। और वहीं पर उनको डायबिटीज थी, डायबिटीज के दिमाग पेशेंट थे। और उतनी कठिनाइयों के बावजूद उसी दौरान उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। गीता रहस्य उनकी बहुत चर्चित किताब है। उनकी 2 चर्चित किताबें, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्यों का जो घर है वह आर्कटिक वृत्त है, माने उत्तरी ध्रुव से